करना, ईवीएम पर शक पैदा करना, ईवीएम हैक होने की बात करना, ईवीएम को मैनेज करने की बात करना, ये निश्चित तौर पर ये सारी बातें जो है बेहद नकारात्मक है। और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर भी चुनाव जीती है और 282 पर पहुंचने कभी जो है संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा पर आंच आए इस तरह कोई अभियान नहीं चला है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने पराजय देखना शुरू किया, उनकी तरफ से जो है वो बारंबार संवैधानिक संस्थानों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। ठीक है, अब मैं सीधे मीम अफजल साहब के पास चलूंगा। मीम अफजल साहब, प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, पूछना चाहते हैं कुछ उनसे आप, क्योंकि आपका और उनका रिश्ता बड़ा शानदार है। नहीं, हमारा उनका रिश्ता पहले से बहुत शानदार है। 3-4 साल से हम इस रिश्ते में बंधे हुए हैं, एक दूसरे के सामने बैठते हैं, लड़ते हैं। लेकिन नहीं, मैं तो पूछूंगा ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता तो अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, आधे घंटे के बाद आपको, और इस रिश्ते के तमाम पहलुओं पर फिर उसके बाद बहस होगी। लेकिन फिलहाल तो कभी उनके मुस्कुराने का वक्त है, कभी हमारे मुस्कुराने का वक्त है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं बहुत सीरियसली, जो एनालिसिस मैं बैठ के कर रहा हूं उसके अंदर जो चीज खास तौर पर मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि 5% लोग जो है वो नोटा पर जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि गुजरात के अंदर 22 साल से जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, शायद उसके खिलाफ कोई इल्यूजनमेंट है। ये अलग बात है कि वो दूसरी पार्टियों को भी अगर पसंद नहीं करते, अलहदा बात है। लेकिन ये बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का वोट है जो उससे छटा है, और उन्होंने ये पसंद किया कि वो बीजेपी को वोट नहीं डालना चाहते। वो मुमकिन है इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स भी शामिल हों, और ये बहुत सीरियस बात है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंता की बात होनी चाहिए कि वो स्टेट जहां से प्रधानमंत्री आए हैं, वो स्टेट जिसने रोल मॉडल बनकर के पूरे देश को मुतासिर करने की कोशिश की है, वो मॉडल फेल हुआ है खुद गुजरात की सरजमीन। चाहता हूं कि अभी बहुत सारे लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि हम ईवीएम पर ठीक फोड़ेंगे या किसी चीज पर फोड़ेंगे। हमारा सिर्फ ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस अंदाज से पिछले दिनों काम किया है उस पर सवाल हमने उठाए हैं, और ये सवाल जनता ने एक्सेप्ट किए हैं। और इसका सबूत यह है कि कल इलेक्शन कमीशन ने राहुल जी को जो नोटिस दिया था उसको वापस लिया है। चलिए, मैं एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। आपके लिए दुख भरी खबर है। दुख भरी खबर यह है कि बीजेपी फिर रुझानों में आगे हो चुकी है। तो ये मैच उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से रोहित शर्मा और श्रीलंका की बैटिंग और बॉलिंग चल रही थी, उसी तरह का मैच है ये। कौन छक्का मारेगा, और जो छक्का मारेगा वही सिकंदर कहलाएगा, जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा, जिसका मुकद्दर होगा वही सिकंदर कहलाएगा। 83 सीटों पर रुझानों में कांग्रेस आगे है, 95% पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे है। ये आगे चल रही है। अगर बीजेपी की बात कर जाए तो बीजेपी हिमाचल में स्टेबलाइज कर रही है। 63 सीटें हैं, 68 सीटें हैं, 63 के पर रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 40 पर आगे है, क्लियर कट बहुमत। कांग्रेस 22 पर आगे है, और मुझे नहीं लगता कि अब ये मैचअप कर पाए दोनों एक दूसरे से, और अदर्स 1 पर आगे है। तो बीजेपी अब 95 पे चले गई है, कांग्रेस 83 पर, 2 सीटें और मिल गई हैं, और गुजरात में रुझानों में बीजेपी बहुमत में फिर आगे हो गई है। प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे? मैंने तो कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आसानी से 110 से अधिक सीटों पर पहुंचेगी और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में 10% की दर से गुजरात का विकास किया है। किसी भी पूरी दुनिया में जो है 6.5 करोड़ की आबादी वाला कोई एक देश मुझे दिखा दीजिए जो सतत 10% की दर से जिसमें जो है वृद्धि दर दर्ज की हो। तो गुजरात का विकास मॉडल जो है वो दुनिया के लिए अद्भुत और अनोखा है। ठीक है, किसी को नकारात्मक बातें करनी कर सकता है, वो लोकतंत्र है, वो नकारात्मक बातें करने के लिए अधिकारी है, लेकिन जो सकारात्मक पक्ष है उसको गुजरात की जनता कभी नहीं बिसारेगी। ठीक है, आपको लगता है सकारात्मक पक्ष को कभी नहीं भुलाएगी। अगर सकारात्मक पक्ष इतना बेहतर है प्रेम शुक्ला जी, तो फिर 5% वोट नोटा को क्यों पड़े, मुझे ये बताइए। नहीं, इसका कारण यह है कि विपक्ष जो है जो नकारात्मक प्रचार कर रहा था उसके बावजूद उसके ट्रैक पे लोग नहीं गए। उनको लगा नहीं कि कांग्रेस वोट देने लायक पार्टी है, क्योंकि जब वोट देने लायक पार्टी नहीं थी तो 82 सीटें क्यों मिल गई? अरे प्रेम शुक्ला जी, अगर वोट देने लायक नहीं थी तो 82 सीटें क्यों मिल गई? नहीं, इसीलिए अभी और नीचे नहीं, 5% लोगों ने ये माना ना
कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट नहीं कर सकते, क्योंकि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट मांग रहा है वो गुजरात का विकास करने में समर्थ नहीं है, वो अमेठी तक का विकास नहीं कर पाया है। ये मानने वालों ने नोटा को वोट दिया है। आपको लगता है ये मानने वालों ने नोटा दिया है? निर्मल जी, आप सहमत थे प्रेम शुक्ला जी की बात से कि जो आदमी अमेठी का विकास नहीं कर पाया वो विकास कहां से करेगा गुजरात का? बिल्कुल नहीं। ये नोटा जो है ये क्लियरली ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, उससे लोग संतुष्ट नहीं है। और ये लोग क्योंकि कांग्रेस के वोटर नहीं है, ये थोड़ा बहुत 0.5% या 1% तक होता तो माना जा सकता था कि चलो कांग्रेस से भी नाराज हैं और बीजेपी से भी नाराज हैं, वो लोग वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये स्पष्ट दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वहां, क्योंकि 22 साल से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस का की जो 60-62 सीट आती रही हैं उतना तो उसको वोट मिल ही रहा है। तो इसलिए कांग्रेस के खिलाफ उतनी नाराजगी वाला नोटा वाला वोटर नहीं है। ये बीजेपी का जो वोटर है वो वोट देने नहीं गया है। ठीक है, आपको लगता है सर? सभी 182 सीटों के रुझान अब आ चुके हैं। अब जो सेटलिंग होनी इन्हीं सीटों में ऊपर नीचे करके होनी है। और 96 पर बीजेपी आगे है, यानी पूर्ण बहुमत है, सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। और 83 पर कांग्रेस आगे है और अदर्स 3 में आगे हैं। तो ये सिचुएशन है और लगभग सभी जगह अब ये दिखाई पड़ रहा है। जैसे देखिए, बीजेपी 24 और माफ कीजिएगा 23 पर बीजेपी आगे है सेंट्रल में, 15 पर कांग्रेस आगे है। ये भी एक बड़ा अंतर। मध्य गुजरात में लगता है वहीं पे मध्य सौराष्ट्र कच्छ में बीजेपी 20 पर आगे और कांग्रेस 30 पर आगे है। ये महत्वपूर्ण है। फिर दक्षिण गुजरात में बीजेपी 22 पर आगे है, कांग्रेस 11 पर आगे है। दीपक जी, ऐसा लग रहा है कि सूरत और अहमदाबाद शहर उनके वोटों से ही बीजेपी, उनके सीटों से बीजेपी आगे है। उत्तर गुजरात में बीजेपी 24 पर और कांग्रेस 27 पर। फिर हम सेंटर पे आ गए 23 और 15। तो दो इलाकों में कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हुआ हर जगह। लेकिन कांग्रेस बराबर की टक्कर दे रही है तीनों रीजन्स में बराबर की टक्कर दे रही है। और मैं आपको ये बता दूं अभी कि 96 सीटों पर बीजेपी आ गया। अब 96 से 95 हो गई, कांग्रेस 84 पे चले गई। तो अभी भी उथल की संभावना है। एग्जैक्ट 2020 गेम जो होता है ना, आखिरी बॉल तक पता नहीं लगता है कौन जीतने और हारने वाला है। शायद वैसा ही हो सकता है आज हमें देखना पड़े यहाँ पर। वो अभी अगर आधे घंटे तक यही ट्रेंड रहता है तो फिर आप मान के चलिए कि फिर ये बिल्कुल वही 2020 जो कह रहे हैं उसी तरह का होगा। टेस्ट मैच तो आधे घंटे में नहीं, टेस्ट मैच तो ये है नहीं, वनडे तो है नहीं। तो 2020 बचाए या दूसरा ये हो जाए कि लोग मजाक करते हैं कि अब क्रिकेट में क्या होगा, 2020 के बाद 10-10 होगा, 10-10 के बाद 5-5 ओवर होगा, फिर सिक्का उछालेंगे, जो जीत जाएगा वो टीम जीत गई। पर ये काफी समय के बाद हुआ है, ये इसलिए काफी समय के बाद हुआ है क्योंकि अभी तक जो है वो क्लियर कट ट्रेंड के साथ बीजेपी जीतती थी, कन्विंसिंग जीत होती थी। कभी भी एक भी बार कांग्रेस रुझानों में भी आगे नहीं रही है, चाहे वो 2002 की बात हो, चाहे वो 2000 नहीं, उसके गुजरात के अलावा 2012 की बात, गुजरात के अलावा दूसरे चुनावों में भी, दूसरे राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहां भी पिछले कुछ समय से ट्रेंड आ रहा है कि लोग एक पार्टी को, जिसको भी दे रहे हैं उसको पूर्ण बहुमत दे रहे हैं। ये बात ठीक है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा और इसी सवाल को लेकर विजय रूपाणी पीछे चल रहे हैं। ये जानकारी देते हुए मैं राणा यशवंत के पास जाऊंगा, नितिन पटेल भी पीछे चल रहे हैं, ये जानकारी देते हुए मैं राणा यशवंत के पास जाऊंगा। और ये जानकारी जो है वो ये है कि आपको नहीं लगता राणा जी कि ये जो चुनाव है ये पहले चुनाव थे जिसमें बीजेपी के लिए प्रो इनकम्बेंसी एक फैक्टर था। महाराष्ट्र में वो जीती, एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में वो जीती, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, झारखंड में वो जीती, शिबू सोरेन के बेटे की सरकार थी, उत्तराखंड में वो जीती, वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में वो जीती, वहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सभी प्रदेशों में ऐसा हुआ। असम में वो जीती, वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। अब मुझे ये बताइए कि ये चीज आपको क्या कन्विंस करती है कि बीजेपी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है? एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है जो बीजेपी को मार रहा है यहां पर, या बहुमत के बिल्कुल सटा रहा है बहुमत से? बातें दीपक दोनों है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और इससे बड़ा जो फैक्टर है वो मोदी का पिछले 3.5 साल से गुजरात में ना रहना। मोदी के आने के बाद से गुजरात में बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है 5% बढ़ा। अगर केशुभाई पटेल की सरकार 2002 के चुनाव को आप देखेंगे तो 5% वोट शेयर बढ़ा और बीजेपी के पास 48 से 50% के आसपास वोट हमेशा रहा है 2002 के बाद से लगातार। अभी मैं इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा देख रहा हूं, पिछले 1 घंटे से ही मेरे पास आ रहा है,
बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अब तक का फासला 8 से 10% का रहा है, लेकिन इस बार 4.5 से 5% के आसपास दिख रहा है। यानी लगभग 4 से 4.5% कांग्रेस ने इस मार्जिन को कम किया है। यह जनता की नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर या मोदी का ना होना, जो भी आप कहें, इसकी वजह से हो सकता है। लेकिन उससे बड़ी बात, जो नोटा 5% है और पिछले साल जो वोट दिया गया था और इस साल जो वोट गिरा है, उसमें 3.5% का जो अंतर है, यानी कुल 8-8.5% लोगों ने इस मतदान से अपने आप को अलग किया है। उन्होंने अपना फैसला नहीं दिया है। यह भी बीजेपी के खिलाफ ही मानिए। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से वहां लड़ाई लड़ी है, उसमें राहुल गांधी बतौर अध्यक्ष पहली बार लड़ाई लड़ रहे हैं और यह नतीजा जो है राहुल गांधी की अध्यक्षता के बाद पहला नतीजा होगा। अगर वो 80 से ऊपर हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी ने अपनी पहली लड़ाई में अपने आप को साबित करने में कामयाबी हासिल की है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मोदी फैक्टर गुजरात में अगर इतना कमतर हो सकता है तो 2019 में इस फैक्टर को और कमजोर किया जा सकता है। 2019 का चुनाव मोदी को हटाकर कोई और जीत सकता है। यह संभावना या गुंजाइश या उम्मीद पैदा हो सकती है। तो बड़ी बात बता दूं, विजय रूपाणी पीछे चल रहे हैं। अब अल्पेश और जिग्नेश दोनों आगे हो चुके हैं। अल्पेश और जिग्नेश आगे चल रहे हैं, अल्पेश ठाकुर आगे चल रहे हैं और जिग्नेश मेवानी आगे चल रहे हैं। उसके बाद हम देखें तो अर्जुन मोढवाडिया पीछे चल रहे हैं, लेकिन शक्ति सिंह गोहिल जो बड़े नेताओं में से एक है, वो मांडवी से आगे चल रहे हैं। अर्जुन मोढवाडिया पोरबंदर से पीछे चल रहे हैं और उनके खिलाफ बाबूभाई बखारिया है। विजय रूपाणी भी पीछे चल रहे हैं, जो गुजरात के मुख्यमंत्री है, और नितिन पटेल भी पीछे चल रहे हैं मेहसाना से, जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं और पटेल समुदाय के लीडर हैं। सीधे हम चलते हैं शहनवाज हुसैन जी के पास। शहनवाज हुसैन जी, मैंने आपको बाइट निकाल के रखा है 150+। शहनवाज जी आश्वस्त है ना जी? शहनवाज जी सुनाई पड़ रहा है आपको? दिया ही था बाइट, मैंने अपने विश्वास पे दिया था। जी मेरी आपकी आवाज मुझे आ रही है। हम अभी भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीतेगी। अरे सर, आपने तो कहा था चैलेंज देता हूँ, रिकॉर्ड कर लो 150+। पूरी तरह है। नहीं, आपने ये कहा था शहनवाज भाई, मैं आपकी बात भूलता नहीं हूँ और आपको बड़े सीरियसली लेता हूँ, आपको बड़े गंभीरता से लेता हूँ। आपने इतने कॉन्फिडेंस से कहा था 150+ कि एक बार मैं भी मान गया था कि 150+ तो हो गया। उस रात में यही सोचता रहा कि शहनवाज भाई ने बोल दिया है, इसका मतलब 150+ होगा। दीपक जी देखिए, अभी तो 1 घंटा पहले हम पीछे चल रहे थे और मैं जैसे आपके स्क्रीन पर आया हूं, आपने देखा कि हम 96 हैं, आप 82 कांग्रेस को दिखा रहे हैं। तो हम तो सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं और जब तक फाइनल रिजल्ट आएगा ये आंकड़े और आगे जाएंगे। मुझे अभी भी विश्वास है कि कितने आगे जाएंगे, मुझे बता दीजिए कितने आगे जाएंगे? बहुमत से जीतेगी। ये शुरुआती ट्रेंड है। मुझे बता दीजिए कितने आगे जाएंगे? देखिए दीपक जी, मैं आपके लिए आधे घंटे पे प्रोग्राम में हूँ और आधे घंटे में सेंचुरी, आपके प्रोग्राम में उठते उठते सेंचुरी मार के जाएंगे। आधे घंटे ही प्रोग्राम में हूँ, ये 100 पार करा के जाएंगे और फिर जब शाम में आएंगे तो और ज्यादा आगे जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, गुजरात की जनता के साथ हमने विकास किया है, वहाँ के लोगों का विश्वास है, इसीलिए नतीजा ऐसा है। हम 22 साल से वहाँ सरकार में हैं। नहीं, मैं तो कभी चिंता करता ही नहीं। शहनवाज भाई, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। शहनवाज भाई, मैं तो चिंता करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है चिंता चिता के समान है। और आप भी चिंता करना छोड़ दीजिए। जाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए। ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जो गॉड है, जो गॉड ऑलमाइटी है, जो अल्लाह है, जो जीसस क्राइस्ट है, वो जैसे रहे वैसे रहना चाहिए। नहीं, हम तो देखिए, हम लोग तो जनता के लिए सोचते हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी दिन रात जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। कैसे देश आगे बढ़े, कैसे ये मुल्क आगे बढ़े, कैसे ये गुजरात का विकास हो, देश का विकास हो। यही तो विश्वास है कि 22 साल के बाद भी आज हम गुजरात में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। इतना यकीन गुजरात की जनता को है। और सही है कि हम बहुत दिनों से सरकार में हैं, तो कांग्रेस ने वहां पर जातीय ध्रुवीकरण की कोशिश की है, लेकिन फिर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, ये भी मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, और अच्छे बहुमत से बनाएगी। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। शुरुआती थोड़ा खुशी कांग्रेस के लोगों को भी थोड़ी देर के लिए खुश हुए थे, अच्छी बात है, उनको भी खुश होना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास अभी खबर है कि हम सेंचुरी मार चुके हैं
और अब आगे ही बढ़ते जाएंगे जब फाइनल रिजल्ट है। और जो दावा मैंने आपके सामने किया था उसके आसपास या उस तक जरूर पहुंचेंगे, ये मेरा यकीन है। मैंने अपनी यकीन के आधार पर आपसे दावा किया था डिबेट में एग्जिट पोल के दिन। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। वैसे आपने कहा सेंचुरी बनाएंगे जब तक आप उठेंगे। 97 हो चुके हैं, 3 रन बाकी हैं, यानी 3 सीट बाकी है सेंचुरी में। इस बीच मीम अफजल साहब शहनवाज भाई की बातें सुनकर बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मीम अफजल साहब, शहनवाज भाई के कॉन्फिडेंस को क्या कहेंगे आप? नहीं, कॉन्फिडेंस उनके अंदर हमेशा है। अगर कॉन्फिडेंस ना होता तो वो सियासत में ना होते। सियासतदान का पहला जो एक तरह से उसका क्वालिटी है वो हमेशा है, उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो दिखाई दे रहा है। ये अलग बात है कि आपने नोट कर लिया कि उन्होंने 150 का आंकड़ा पेश किया था और शायद मैं ही था उनके साथ उस वक्त, और आपने उस बात को पकड़ लिया। और आपकी याददाश्त को मैं दाद देता हूं, क्योंकि हम लोग जब बैठते हैं कुछ भी बोल देते हैं और एंकर को भी याद नहीं रहता कि कौन कब क्या बोला था। अगर किसी वक्त पकड़े जाए तो बड़ी सुक्की होती है। तो आज मैं देख रहा था कि अभी वो सेंचुरी पर आ गए हैं, यानी 3/4 की बजाय वो 2/3 पर तो आ ही गए और उन्होंने कह दिया कि भाई मेरे उठते उठते सेंचुरी हो जाएगी। ये अलहदा बात है कि उनके उठते ही, जैसा वो समझ रहे हैं, काफी मतलब ऐसे आदमी है कि वो आए तो एकदम से आंकड़ा बढ़ गया। खुशकिस्मत आदमी है। वैसे उनके मोदी जी भी बड़ा खुशकिस्मत आदमी है। अगर खुशकिस्मती मेरे साथ है साहब, अब 2 कम भी हो गए, अब 95 पर पहुंच गए। 3 रन नहीं, 5 रन दूर है आप, 5 सीटें दूर है सेंचुरी से। ये क्या हुआ शहनवाज भाई? मैं तो शाहनवाज भाई जवाब देंगे इसका कि वो उनको अभी उम्मीद होगी अभी बढ़ जाएंगे, अभी घट जाएंगे, ये सब तो होगा। मैंने पहले ही कहा था कभी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, कभी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, लेकिन आखिर में हम ही मुस्कुराने वाले हैं। मुस्कुराहट देखिए, आप तो हारने के बाद भी मुस्कुराने वाले लोग हैं, तो मैं आपकी मुस्कुराहट पर नजर नहीं डालना चाहता, लेकिन मुस्कुराहट कैसे होगी? आपकी सीटें बढ़ने की होगी या हमारी सरकार बनाने पर होगी, ये तो अभी में पता लगेगा। आज तो वक्त नहीं है, आज नतीजों का दिन है। और मैं थोड़ा सा शहनवाज भाई 1 मिनट के लिए रुकूंगा, आपको ऑडियो ठीक कराना पड़ेगा। लेकिन इस बीच की बड़ी खबर है, मैं आपको बता दूं, 2 इलाके ऐसे हैं अनुज भाई, 2 इलाके ऐसे हैं। उत्तर गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। उत्तर गुजरात में बीजेपी 27 और कांग्रेस 25 पर है, तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। और सौराष्ट्र और कच्छ, जहां पर काफी पॉपुलेशन है पटेल और पाटीदार समुदाय की, वहां पर बीजेपी 22 पर है तो कांग्रेस 31 पर। ये ट्रेंड सेटर है। ट्रेंड सेटर है। देखिए, बीजेपी इस समय भी कांग्रेस पर 4.5% वोटों की बढ़त बनाती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये होगा कि अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में तो उसको वोट काफी मिले होंगे, लेकिन उससे बाहर निकलते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर बहुत कम हो जाता है। और सौराष्ट्र में तो कांग्रेस ने लीड उसके ऊपर ली हुई है। स्वाभाविक है कि वहां कांग्रेस को अधिक वोट मिले हैं भाजपा से। लेकिन लगभग 64 सीट्स ऐसी थी जो 5000 से कम पे पिछली बार जीती गई थी। तो मामला इतना कट टू कट होगा कि मुझे लग रहा है कि मुझे 2 बजे से ज्यादा 3 बजे तक बैठना पड़ेगा। जी, हो सकता है, क्योंकि उन सीटों को आइडेंटिफाई करना होगा जहां पे सबसे अधिक कांटे की टक्कर हुई है। पिछली बार जहां हुई होगी शायद उनकी तुलना में कई नई सीटें भी निकल के आ सकती हैं, जहां पर ध्रुवीकरण अलग अलग किस्म से हुए हों, जहां वो दोनों के बीच जीत हार का अंतर, और आपने कहा 64 पिछली बार थी, इस बार हो सकता है कि वो 100 से अधिक सीटें ऐसी हो जाएं। मैं 1 मिनट एक सिग्निफिकेंट बताता हूं। 94 हो चुकी है बीजेपी। शहनवाज भाई 1 रन और कम हो गया आपका। अब तो 6 रन बनाने 100 के लिए, और आपको बैठने में सिर्फ 13 मिनट बचे हैं। नहीं, हम तो 2020 वाले लोग हैं। आप चिंता मत कीजिए, 22 साल से हुकूमत में है और इतने दुष्प्रचार, इतने जातिवादी ध्रुवीकरण के बावजूद बीजेपी कांग्रेस के सामने सरकार बनाती दिख रही है। आप समझ सकते हैं कि हमारे नेता, हमारे नेतृत्व का और पर कितना विश्वास गुजरात की जनता को है कि वो फिर से हमें सरकार बनाने का मौका दे रही है। और हम ये मानते हैं कि इस चुनाव के अंदर कांग्रेस ने भी बड़ी चुनौती खड़ी की, लेकिन उस चुनौती का मुकाबला करते हुए हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने भी मेहनत की, हमने भी मेहनत की। फल तो जनता के हाथ में। जनता किन बातों से प्रभावित होती है, मुतासिर होती है, वो जनता तय करती है।
और हमें जिस तरह थोड़ी देर जरूर फर्स्ट राउंड में कांग्रेस बढ़त बनाई हुई दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे अगले राउंड की वोटिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी अच्छी बढ़त बना रही है। तो आज के दिन तो सिर्फ यकीन करना चाहिए नतीजों पर, बिना नतीजा आए हुए ही कोई। अरे बिना नतीजा आए आपने 150 बोल दी थी। शहनवाज भाई क्या बात कर रहे हैं, बिना नतीजे आए आपने 150 बोल दी थी। मैं तो अब कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ, जबकि जन्नत की हकीकत सबको बता दी। सर उस दिन तो आपने मुझे जी आपने उस दिन हमें 110 से 15 सीटें दी थी और हम जो जनता पर विश्वास था उस आधार पर हमने 150 कहा था। अभी भी मेरा विश्वास है कि अपार बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता है। कितना अपार बहुमत, यही तो पूछ रहा हूँ। आपने 150 प्लस कहा था, कितना अपार बहुमत हुई दिख नहीं रही। सॉरी, हम तो पहले दिन से कह रहे थे, लोकसभा में कहा था 272 प्लस, जनता ने दिया 283। इसी तरह यूपी में जो आंकड़े तय किए उसमें जनता ने दिया ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा देती है जनता। यहां पर हमने आंकड़े 150 प्लस कहा और मजबूती से हम लड़े, और अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा सीट जीतेगी, क्योंकि आज नतीजों का दिन है, दावों का दिन नहीं है। मैं ज्योतिषी नहीं हूं। ठीक है। हम जनता के बल पर, जनता के विश्वास पर और जनता के ट्रेंड पर आपको दावा करते हैं। ठीक है। 94-84 अभी तक का ताजा हालात है। बीजेपी 94, कांग्रेस 84, अदर्स 4। तो बहुत ही कट टू कट मुकाबला है। अब आखिरी ओवर में क्या होगा वहां तक हमको जाना पड़ेगा। मैच अब आखिरी ओवर तक जरूर हो जाएगा। कोई ना क्लीन बोल्ड हुआ है, ना कोई रेस से बाहर है, दोनों रेस के अंदर है। और आखिरी ओवर में चौका छक्का कौन लगाएगा उस पर जीत निर्भर करेगी। तो आप भी ना जाइए, आखिरी ओवर तक इंतजार करिए। लेकिन हम जा रहे हैं सिर्फ 35 सेकंड के ब्रेक के लिए।